हाँ भाई, जो मौज है वो चलती रहना चाहिए। मौजे में रहो मेरे भाई, जूते में भी रहो, सब में रहो। क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लाडलो, सारे के सारे लाडले आ जाओ, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, सभी के सभी आ जाओ। कम 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 फास्ट, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हम्म। बताओ सर, आपके चरणों में मुंडी पटक पटक के मेरा नमस्ते। क्या बात है बेटा, हाथ पटक पटक के तुझे आशीर्वाद, दोनों से वो भी। चलो फटाफट से बता दो मेरे भाई। निकू सर, यस। ओहो हो इश्क तेरा तर पावे। भाई इस बढ़िया से अपनी झाम को देखो, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले भाई, पतंग उड़ी उड़ी रे, पतंग उड़ी उड़ी रे, अरे मांझे से लिपटी ये पतंग उड़ी उड़ी जाए, जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। हमारे चैप्टर की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। देखो भाई, पतंग अपना बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको अपन पढ़ते हैं, बहुत फन चैप्टर है बेसिकली। आलोक धनवा जी ने लिखा है, एकदम ऐसा चैप्टर कि जिससे तुम भी रिलेट कर पाओगे, हर एक इंसान रिलेट कर पाता है। ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक इंसान रिलेट कर पाता है। तो बढ़िया, इस पतंग को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें गाइस, आर यू रेडी? ओके। ये जो पतंग है तेरे ही संग। आज क्या करने वाले, पाठ का बवाद करूंगा, व्याख्या करूंगा, प्रश्नोत्तर करवा दूंगा, कवि परिचय करवा दूंगा, और साथ साथ एमसीक्यूज भी करवा दूंगा, और क्वेश्चन एंड आंसर भी आप लोगों को पूरे के पूरे में करवा दूंगा। इट मींस दिस इज अ वन शॉट लेक्चर। वन शॉट है ये, एक ही शॉट में सारे शॉट निपटा देंगे तुम्हारे। समझ में आ गई मेरी बात? लास्ट क्लास में भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप यहाँ से पढ़ाते हो, वहां से पढ़ा रहे हो, सर आप ये लिख के पढ़ा दोगे तो हम ही पढ़ लेते। पढ़ ले बेटा खुद ही, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे याद है पिछली क्लास, लेकिन मैं जिस तरीके से तुमको बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ते चले जाना, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन करूंगा तुमको। देखो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के साथ साथ तुमको व्याख्या मिल जाएगी, संदर्भ सही सप्रसंग व्याख्या भी आपको मिल जाएगी, सप्रसंग व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। व्याख्या में हिंदी भी होती है, तो हम एक चीज से दो निशाने लगा रहे हैं, तो हमको दोनों चीज यहाँ पे मिल जाएगी। लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा तुम्हारा, साथ साथ तुमको सप्रसंग व्याख्या मिल जाएगी। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, 4 नंबर की आती है बेटा, ठीक है। उसमें नंबर आपके फ्री के मिल सकते हैं। प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। कवि परिचय भी हम करवा देंगे आपको। सबसे पहले कवि परिचय को बनाते हैं, सबसे पहले कवि परिचय पढ़ाता हूं मैं तुम लोगों को। कवि परिचय कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, दिस इज अवर कवि परिचय। आलोक धनवा, क्या पढ़ रहे बेटा? आलोक धनवा जी का कवि परिचय, ठीक है। पीपीटी से मत पढ़ाओ भैया, तो बेटा हिंदी को कहां से पढ़ूं बता? ये ना केमिस्ट्री है, ना फिजिक्स है, ना मैथ्स है बेटा, तो मैं इसको कैसे तेरे को हाथ से पढ़ा दूं, ये बताओ। तुम थोड़ा समझा करो, कैसे हाथ से पढ़ा दूं यार, है? अब इस हिंदी को कैसे हाथ से पढ़ूं लिख के, ये बता। हिंदी को हाथ से कैसे पढ़ूंगा? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है गधे होन, कैसे पढ़ूंगा मैं? अब 7वें 8वें दशक, अब इसको क्या मैं लिख के दिखाऊं? 7वें 8वें दशक में इतने में ये पढ़ लो। स्मार्ट 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 टेक्निक यूज करो। ये कोई आपकी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है जो मैं इसको लिख लिख के डेरिवेशन सॉल्व करवा दूंगा पूरी। कैसे? हाउ? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अ लैंग्वेज लिटरेचर, दिस इज अ लिटरेचर। लिटरेचर कांट बी इन राइटिंग यार, कैसे हो सकता है? जहां होता है मैं वहां करवाता हूं तुमको। एंड you don't tell me that how to teach, okay, you understood? You are the first time in 12th, तुम पहली बार हो भाई 12th में, लेकिन मैं कितनी बार 12 बच्चों को पढ़ा चुका हूं। सो लेट मी बी माई सेल्फ, ओके। आरओ बुक में, हाँ बेटा आरओ बुक में, ठीक है। चलो देखो, हाँ तुमको एक और चीज बताता हूं, ये आरओ बुक अपनी चल रही है, आरओ भाग 2 अपनी चल रही है। आरओ भाग 2 का अपना काव्य खंड चल रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड है, काव्य खंड में, एक गद्य खंड में। अपन पहले काव्य खंड के 3 चैप्टर करेंगे बढ़िया, फिर गद्य खंड के करेंगे, फिर काव्य खंड, फिर गद्य खंड, फिर काव्य खंड, फिर गद्य खंड। उसके बाद हम विधान पढ़ के खत्म कर देंगे। क्लियर है? वहां से हिंदी क्लास में इंग्लिश, इंग्लिश आती है बेटा मुझे, हाँ। चलिए ओके गाइस, सो लेट्स, क्या हो रहा, क्या आवाज आ रही है? ठीक है चलो। तो आलोक जी धनवा भाई बहुत ही बढ़िया आदमी थे, मर गए अब और क्या। देखो 7वें और 8वें दशक के प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा का जन्म याद रखना 1984 में हुआ था, मुंगेर बिहार में हुआ। बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहारी आदमी थे ये। देखो 2 चीज ध्यान रखा करो हमेशा, कवि परिचय में से क्या आ सकता है, एक तो आपको 4 नंबर का फुल कवि परिचय आ सकता है,
या फिर कवि परिचय के अंदर से आपको एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। कैसे एमसीक्यूज? सचिन दैट इनकी रचना पूछ लेंगे कि ये रचना किसकी है, इनके सम्मान पूछ लेंगे, सम्मान किसने लिखा, सम्मान किसको मिला था, इनकी जन्म मृत्यु पूछ लेते हैं, समझ रहे हो, गुरु का नाम पूछ लेते हैं। ये चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती है। देखो एक कवि या लेखक का तो आपको जीवन परिचय आते ही आता है, वो तो मैं बता दूंगा कौन सा आएगा, पक्का नहीं है वो, लेकिन उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज में भी चीजें आती हैं। तो देख रहे हैं अपन कि इन्हीं छोटी अवस्था में अपनी कविताओं की रचना करके अपार लोकप्रियता इन्होंने अर्जित कर ली थी छोटी अवस्था में। 72-73 में इनकी प्रकाशित आरंभिक कविता हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों को अति प्रभावशाली लगती थी, मतलब ये बहुत अच्छे कलाकार है ना। अल्पकाल में इतनी ख्याति मतलब क्या था, इतनी फेम मिल गया था इनको, इतने फेमस हो गए थे छोटी सी उम्र में। इस पर भी कवि आलोक धनवा ने थोक के भाव में लेखन नहीं लिखा, कुछ कुछ ही लिखते थे। इनकी पहली कविता जो थी जनता का आदमी, ध्यान रखना इनकी पहली कविता जनता का आदमी, ये आपको ऑब्जेक्टिव बन सकती है, 1972 में आई थी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये सब इनकी रचना है, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, इन्हें उनसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनका एकमात्र काव्य संग्रह था दुनिया रोज बनती है। क्या बोल रहा हूं, एकमात्र काव्य संग्रह था दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखना गाइस, दुनिया रोज बनती है से लिया गया पतंग का चैप्टर। अपना पतंग का चैप्टर कौन से काव्य संग्रह से लिया गया, ये क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यूज भी है। दुनिया रोज बनती है से लिया गया है, पतंग का चैप्टर हमारा कहां से लिया गया है, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से लिया गया है। जैसे पिछला चैप्टर हमारा निशा निमंत्रण से लिया गया था, तो उसी प्रकार से ये वाला चैप्टर हमारा दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से लिया गया है। कंफ्यूज मत होना मेरे बेटा, ठीक है। और एक कब प्रकाशित हुआ था, 1998 में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखो। आलोक धनवा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक रूप से कार्य करते ही सही है ना। साथ साथ इनका भाई जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया उन्होंने, साथ ही राष्ट्रीय संस्थानों एवं विद्यालयों में भी अति व्याख्याता के रूप में सहयोग किया। मतलब ये आदमी भाई तगड़ा था, ये आदमी कैसा था बेटा, तगड़ा आदमी था, है ना। हर जगह पे इनका एक तरीके से वो क्या था, योगदान था, हर जगह इनका योगदान था। और इसके बाद राहुल सम्मान मिला इनको, बिहार राष्ट्रभाषा सम्मान मिला है ना, राहुल भाषा सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा सम्मान मिला है। साथ साथ इनको राष्ट्रभाषा परिषद सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी का इनको मिला है, क्या मिला है, सम्मान मिला। और क्या मिला है, आगे मेरी बात समझ में। और इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, इनकी बहुत सारी यार नदियां हैं, पतंग है, बहुत सारी चीजें इनकी है। पतंग सबसे ज्यादा फेमस हुई है इनकी, है ना, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पतंग बहुत ज्यादा फेमस है इनकी, समझ में आ गई मेरी बात। इसके बाद इनको पहल सम्मान भी प्राप्त है, इनके सम्मान उनको भी ध्यान रखना, जितने सम्मान इनको मिले हैं इतने सारे के सारे सम्मानों को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ये अपना हो गया। इसके बाद अब चैप्टर की बात करते हैं। देखो भाई चैप्टर है आपका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत ही दुलारा, एकदम न्यारा 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 न्यारा। चैप्टर चालू होता है जब मकर संक्रांति आती है, जब पतंग उड़ाने का मौसम आता है, इसलिए इसका नाम पतंग रख दिया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, पतंग चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये बताया है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, जो तुम कह रहे थे बेटा ओवरव्यू दे देता हूं, देख ले। हाथ से लिख के सिर्फ मैं तुमको समरी ही बता सकता हूं और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, सबका ध्यान रखना है, सब मेरे प्यारे बच्चे, कोई मेरे से एंटी नहीं है, सब मेरे प्यारे बच्चे। देखो बेसिकली जो पतंग है, पतंग क्यों लिख लगा है, इसका मतलब ये लिखा है पतंग में आलोक धनवा जी ने बाल सुलभ चेष्टाओं को बताया है। बाल सुलभ चेष्टाएं मतलब क्या होता है इसका, इसमें बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार से पतंग उड़ाने के लिए, कि जिस प्रकार से पतंग उड़ाने के लिए बच्चे, जिस प्रकार से पतंग उड़ाने के लिए बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से उनमें अलग ही बच्चों में उत्साह होता है, एक तरीके से बच्चों में अलग ही उमंग होती है, एक तरीके से बच्चों में अलग ही खुशी होती है। इन बच्चों की सुलभ मतलब अच्छी चेष्टा है, मतलब कि ये इनका उत्साह, इनका उमंग, इनकी खुशी, इस चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज का वर्णन किया गया है कि बच्चे किस प्रकार खुश होते हैं, कि बच्चे किस प्रकार खुश होते हैं। और बच्चे सब कुछ भूलकर, बच्चे सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ पतंग उड़ाने में इतने मशरूफ हो जाते हैं, मतलब इतने मगन हो जाते हैं कि उनको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। वो एक तरीके से इतनी मस्ती करते हैं पतंग उड़ाने में, बच्चे सपन भी होते थे भाई, पतंग बहुत उड़ाते थे। ठीक है, तो बस यही चीज बताई गई है। तो देखते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक लाइन का मीनिंग आप समझेंगे। ठीक है, जो मैं बता दूं उसको बड़े तरह से समझना आपको। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो का मतलब क्या होता है, सावन। सबसे तेज बौछारे मतलब भाई बारिश का महीना अब निकल चुका है।
सवेरा हुआ, क्या हुआ भाई, अब सवेरा हुआ मतलब बारिश बहुत पड़ी, बहुत तब की बारिश, बारिश, अब बारिश चली गई है। बारिश के जाने के बाद सवेरा हुआ, क्या हुआ, सवेरा हुआ। और सवेरा कैसा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। तो खरगोश की आंख, खरगोश की आंख तुमने देखी तो कैसी होती, लाल। तो खरगोश की आंख से किसको, सवेरे को इन्होंने उपमान दिया है ना, कि लाल, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा हुआ। तो यहां पे तुलना की गई है किसकी, लाल सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आंख से। ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है कि खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा हुआ था। लाल सवेरा किसके जैसा था, खरगोश की आंख जैसा। अब बारिश के बाद कौन सा सीजन आता है, ठंड आती है। क्या आती है, ठंड। ठंड को हम कहते हैं शरद ऋतु। तो शरद आई, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद पुलों को पार करने का मतलब यह है कि शरद ऋतु अब आ चुकी है, बारिश की ऋतु जो मॉनसून है वो जा चुका है, शरद ऋतु आ चुकी है, और अब है मौसम उड़ाने का, क्या, पतंग। अब है मौसम उड़ाने का पतंग। 3 लाइन समझो, सबसे तेज बौछारें गई, यानी कि जो बौछार आती, पानी की बौछार, भादो बोलते हैं इसको, सावन बोलते हैं, सावन या बारिश का महीना जा चुका है। सवेरा हुआ एक नया, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा हो चुका है। और इस लाल सवेरे पे कौन, शरद यानी कि ठंड ऋतु है ना, शीत ऋतु अब आ रही है पुलों को पार करते हुए। उसमें बच्चे जो हैं अपनी नई चमकीली साइकिल के तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि भाई साहब अब ठंड आ चुकी है, सारे के सारे पतंग उड़ाने वाले झुंड को ये बच्चे बुला रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, घंटी बजा के टिडिंग 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 टिडिंग, कि भाई साहब पतंग उड़ानी है, अब आ जाओ। यानी पतंग उड़ाने का मौसम अब फाइनली आ चुका है, और अब हम भाई पतंग उड़ाएंगे, हम वही मस्ती चालू कर देंगे, क्योंकि भाई बारिश चल जा चुकी है, अब आ चुका है हमारा ठंड। ठंड में हम सब उड़ाएंगे पतंग। मकर संक्रांति आती है, जनवरी के समथिंग आती है ना, उसकी बात चल रही। तो साइकिल से बुलाते हो भाई सब कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम भी पतंग उड़ाएंगे। ऐसे करके बच्चों में अलग ही भाई खुशी रहती है। जैसे अपन भी भाई, मैं भी बच्चा था तो ईमानदारी की कसम इतनी सारी पतंग लेके आता था, रोज काई पहुंचे, है ना, कि भाई आगे बढ़ते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को क्या बनाते हुए, मुलायम बनाते हुए। आकाश को मुलायम बनाते हुए का मतलब क्या है, आकाश को मुलायम बनाते हुए का मतलब यह है कि बेसिकली ठंड में आकाश कैसा होता है, एकदम नीला, समझ रहे हो, कोई काले बादल नहीं होते हैं, सफेद आकाश होता है जिसमें पतंग हमारे अच्छे से उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, ध्यान रखना, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसको कहा गया है, एक पतंग को कहा गया है। कि पतंग क्या है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज बोली गई है पतंग को, कि जो पतंग है ये दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। हल्की और रंगीन चीज है, क्या है वो, पतंग है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी जो पतंग उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तुमने देखा होगा कहीं पतंग में बांस की पतली कमानी होती है, जो तुमको दिख रही है ना, ये कमानी को बोलते हैं लकड़ी। बांस की पतली कमानी जो लकड़ी लगी होती है, इसको बोल रहा है। आगे कभी क्या बोल रहे हैं, पहली चीज ने बोले कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, वो पतंग ही है। वो क्या है, पतंग ही सबसे हल्की और रंगीन चीज। लेकिन क्या बोल रहा है, बांस की सबसे पतली कमानी, जो बांस होती लकड़ी, लकड़ी की सबसे पतली कमानी, यानी कि सबसे पतली लकड़ी लगती है किसमें, पतंग में। सबने पतंग देखी होगी, ऐसा कहीं का मुंह नहीं फाड़ेगा सर हमने पतंग नहीं देखी, वरना डाचे में दे दूंगा, समझ में मेरी बात, ऐसा सब भमा भमी दूंगा मैं, है ना। हाँ सर हमने पतंग ही नहीं देखी कभी, अरे गेब लियो इधर देख लो, है ना, कि सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये बोल रहे कि भाई बच्चों की सीटियां, किलकारी मतलब कि बच्चों का शोर शराबा चालू हो सके, कि बच्चे भाई सब पागल हो जाते पतंग उड़ाने के लिए। आज के बच्चे होते नहीं होते पता नहीं मेरे को, लेकिन हमारे टाइम के बच्चे तो एकदम पागल हो जाते थे। तो क्या बोल रहे हैं कि ताकि शुरू हो सके बच्चों की सीटियां, बच्चों की किलकारी, मस्ती, शोर शराबा शुरू हो सके, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया बन सके। तितलियों की नाजुक दुनिया समझना, तितली कहां से आ गई भैया यहाँ, जब पतंग हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, जब पतंग ये आसमान में उड़ती है, पतंग आसमान में जब पतंग उड़ रही है, तो आसमान में सारी की सारी पतंगे किसके समान लग रही है, एक तितली के समान लग रही है। किसके समान लग रही है, तितली के समान, बटरफ्लाई के समान लग रही है। आई मेरी बात समझ में, कि बटरफ्लाई के समान ये सारी की सारी पतंग लग रही है। कि जब आसमान में पतंग उड़ती है तो किसके समान लग रही है, इस बटरफ्लाई तितली के समान लग रही है। कि पूरा आकाश मानो एक तितली
कि आकाश में तितलियां उड़ रही है, कि इतनी सारी पतंगे उड़ती है कि आकाश में जो है, आकाश में तितलियां उड़ रही हो। एक बार रिपोर्ट करूं, पूरा पूरा रिपीट देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, यानी भैया पूरी की पूरी बारिश गई, भादो गया, है ना। नया सवेरा हुआ, किसका सवेरा हुआ? खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। ये ध्यान रखना कि सवेरे को किससे उपमानित किया गया, फिर सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश के सींग से नहीं, खरगोश की आंख से, ठीक है। शरद आया पुलों को पार करते, मतलब अब शरद ऋतु आ चुकी है, ठंडी शीत ऋतु आ चुकी है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए कि भाई अब ठंड आ चुकी है, सारे के सारे आ जाओ, पतंग उड़ाएंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, क्योंकि जब ठंड आई, ठंड क्या करती है? अपने साथ पूरा साफ आकाश लेके आती है। बारिश में आकाश कैसा होता है? आसमान कैसा होता है? बहुत ज्यादा काला होता है, कभी बिजली गड़कती होती है, कभी बादल गड़कते होते हैं वहां पे, है ना। लेकिन जब ठंड ऋतु आती है, जब शरद ऋतु आती है, तो क्या होता है कि एकदम साफ आसमान रहता है ना। तो यही बोल रहे हैं कि शरद कैसे आया, ठंडी कैसे आई, शीत ऋतु कैसे आई, ठंड का मौसम कैसा आया? आकाश को मुलायम बनाता हुआ। कैसा आया? मुलायम बनाता हुआ, ठीक है। फिर दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज उड़ सके, या फिर बांस की सबसे पतली कमानी यानी पतंग आकाश में उड़ सके। और पतंग उड़ेगी तो क्या होगा भाई? बच्चे शोर शराबे करेंगे, सीटी बजाएंगे, किलकारियां करेंगे। और ये पतंग आसमान में जब उड़ती है तो तितलियों की तरह क्या होती? प्रतीत होती है कि जितनी भी पतंग आसमान में उड़ रही है वो एक तितली के समान लगती है। किसके समान लगती है? तितली के समान लगती है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हो आप, आपके सामने ही है जैसा आपने कहा था। बात रही संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो मैंने आपको देखो संदर्भ प्रसंग दोनों को साथ में लिख के प्रसंग भी कर सकते हो तुम लोग, है ना। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रसंग लिख के इसको लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता? हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग नामक से ली गई है, इसके नाम ये है। कवितांश में कवि ने प्रकृति मौसम में होने वाले परिवर्तनों को बताया गया है, ठीक है। या आप लोग पढ़ लेना आराम से, हिंदी दे रखिएगी। अरे यार ये क्या हो गया, हिंदी दे रखी है, क्या दिख रही है? चुआ, चलो ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे। इसका काव्य सौंदर्य भी दिया है मैंने, प्रकृति के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। कवि ने शरद ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण मतलब कि जिस तरीके से होता है, इस रुई की तरह कोमल होता है। क्या बोल रहे हैं? कोमल होता है। कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो कैसे होते हैं? कपास जैसे होते हैं। कपास जैसे यानी कि कोमल होते हैं। बड़े बच्चे जो होते हैं मुलायम बहुत होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बच्चे। कि यहाँ ये बता रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। वे मतलब कौन? बच्चे। कि बच्चे जब जन्म होता है, वे मतलब बच्चों का जब जन्म होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है वो कपास जैसा होता है, मुलायम सा होता है, कोमल सा होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध। क्या बोल रहे हैं? कि जब वे दौड़ते हैं, जब बच्चे यहाँ पर दौड़ते रहते हैं नीचे, जब बच्चे ऐसे ऐसे करके दौड़ते हैं वहां पर, तो मानो ऐसा लगता है कि जब बच्चे दौड़ रहे हैं तो पृथ्वी घूम रही है उनके पास। मतलब बच्चे इतनी मस्ती करते हैं, इतना दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी खुद घूम रही हो। एग्जाम्पल है, समझना है इसको, कि बच्चे तब दौड़ रहे होते हैं बहुत तेज तेज, तो सबको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है? पृथ्वी घूम के बच्चों के पास आ रही है या पृथ्वी घूम रही है ना। कि वो बेसुध होकर दौड़ते हैं, किसी की सुध नहीं रहती है, किसी की कोई कुछ भी उनको ध्यान नहीं रहता है कि क्या है, बच्चे अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं। और जब वो छतों पर पतंग उड़ाते रहते हैं तो छत को भी कैसा बना देते हैं? वो नरम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कोमलता के प्रतीक होते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से कोमल होते हैं, नाजुक से होते हैं, मुलायम से होते हैं, कपास रुई जैसे होते हैं, ठीक है। कपास का मतलब क्या है? कोमल होते हैं बच्चे। कोलम लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, कोमल होते हैं, सॉरी भाई, कोलम लिख दिया मैंने, बोलते बोलते लिखा होगा ये कोमल, कोलम कर दिया इसको, कोमल होते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग क्या होता है? मृदंग होता है एक वाद्य यंत्र। मृदंग क्या होता है? एक वाद्य यंत्र। मृदंग क्या मतलब? एक तरीके से वो मृदंग बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरने का मतलब क्या है? यहाँ पर पेग नहीं लिखा है, वो पेंग भरने का मतलब क्या है? पेंग बोलूं तो मैं अगर आपको, क्या भरने चले आते हैं? पेंग भर के आते हैं। पेंग, पेंग, कि वो पेंग भरकर चले आते हैं। पेंग को मैं अगर बोलूं आपको, पेंग का अर्थ होता है एक दूसरे की ओर झूले से, एक झूला दे के आते हैं। मतलब ऐसे आते हैं ना, आगे पीछे जाने के लिए एकदम झूले भर भर के आते हैं, एक दूसरे की ओर झूमते हैं। पेंग को बोलते हैं झूमना। क्या बोलते हैं? पेंग को झूमना। ऐसे झूले के
लखना पतंग कटी ना, पतंग कटी, आज आज, अरे वहां कटी, वहां का जा रही है, इधर इधर ऐसे ऐसे करके, अरे झूम बराबर झूम बेटा झूम, मतलब ए लखन इधर कट गई, ए कालू राम आ जा रहा है, मेरी पतंग काट दी इसने, इसको मारने चलेंगे, आजा 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 आजा। तो ऐसे झूमते हुए चलते हैं, झूम बराबर झूम बेटा, ठीक है समझ में ही। तो क्या होता है जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना मतलब तो झूलते झालते बच्चे इसी तो होते हैं, यूं यूं करते रहते हैं, मुलायम मुलायम होते बच्चों में। तुम देखना बेटा बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अपन तो हिल भी नहीं पाते, बच्चे कैसे भी यूं यूं करके हिल जाते हैं, मतलब समझ रहे हो कि वो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, ढोलक की तरह, ऐसा लगता है भाई चारों ओर घूमते रहते हैं, शोर शराबा करते, तो शोर शराबा करने से चारों दिशाओं में एक मृदंग सा बजने लगता है, एक ढोलक सी बजने लगती है। कि जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का मतलब क्या हुआ, जब झूमते झामते चले हुए आते हैं तो उनका जो शरीर होता है झूमने के तरफ कैसा लगता है, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे मस्ती करते हैं, ऐसे जब बच्चे दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छत पे क्या होता है भाई, एकदम झूम झूम के ऐसा लगता है कि वो छत से गिर ना जाए, कि उनका शरीर कैसा है, डाल की तरह लचीला है, बड़ा फ्लेक्सिबल शरीर है, यूं बड़ा फ्लेक्सिबल ऑक्टोपस का ही शरीर है, यूं करके कैसे भी हो जाए। तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें ही उनका ही रोमांचित शरीर का संगीत। मतलब ये 3 लाइन को समझो अच्छे से, क्या बता रहे हैं कि जब जब बच्चे पतंग उड़ाकर एकदम खुशी में, एकदम वो उत्साह में छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, कि जब बच्चे इन छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं तो इनको छत से गिरने पर कौन बचाता है, कौन बचाता है, इनके रोमांचित शरीर का संगीत। इसका मतलब क्या हुआ सर, रोमांचित शरीर का संगीत का मतलब ये हुआ, रोमांचित मतलब कि जो इनके हाथ पांव में जो मस्ती है, उनके शरीर का ही संगीत, मतलब वो एक तरीके से संगीत इसलिए बोला है, इसकी तुलना की गई है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं छतों के किनारे, तो वो इतने ज्यादा लचीला, उनका शरीर इतना ज्यादा लचीला होता है, वो पतंग उड़ाने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि जब वो छतों से कई बार गिरने की नौबत भी उनकी आ जाती है, तो भी उनका खुद का ही रोमांचित शरीर, हिलता डुलता शरीर उनको छतों से गिरने से बचा लेता है। समझे कि जब वो लोग इतना झूमते झामते पैंग भरते हुए आते हैं, तो उनका ही रोमांचित मतलब जो उनका खुशी उत्साह उल्लास से भरा हुआ जो शरीर है, जो हिलता ढुलता रहता है वो भी 24 घंटे, वो शरीर ही उनको छतों के किनारों से गिरने से बचा लेता है। वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाते हैं, है ना, कि जैसे आगे गए भैया ढील दी हिला के दी, फिर कैच करके पीछे जाते, तो बापड़े गिरने से बच जाते। समझ रहे हो, यही समझाना चाहते हैं। से पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। समझ रहे हो कि उनके हाथ में एक धागा मांझा होता है, मांझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे है, तुझी से कटके ही गिरे तेरी छत पे आके, हो मांझा तेरा तेज। क्या बात है, समझ में आ गई, गाना आ गया बाहर। तो एक महज धागे के सहारे, मतलब कि एक धागे को पकड़ के भाई वो अपनी ऊंचाइयों को, जब ऊंचाइयों पे पतंग उड़ती रहती है, बोल रहे ना ऊंचाइयों पे पतंग उड़ती रहती है, तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। जब ऊंचाइयों की पतंग उनको एक धागे, एक मांझे के सहारे थाम लेती है उनको गिरने से। ठीक है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का मतलब क्या होता है, रंध्र समझो, रंध्र का मतलब ये हुआ, रंध्र मतलब उनके, तुमने देखा है ना, रंध्र मतलब उनकी सारी नसों के सहारे। जैसे हम देखते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाने दाने खड़े हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रंध्र। कि बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनके पूरे शरीर में एक तरीके से क्या आती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उनके रंध्र मतलब क्या होता है, उनके जो बाल है, उनके बाल हुए, उनके जो अपने को गूज़बम्स आते हैं वो हुआ, है ना, ठीक है, गूज़बम्स आते हैं वो हुआ। ये सब चीज से क्या होता है, क्या होता है, इन सबसे उनका मामला क्या होता है, एकदम ज्यादा बच जाते हैं वो। अरे किसका मैसेज आ गया यार, अभिमानदारी कसम। है ना, रंध्र समझे तुम लोग, रंध्र का अर्थ समझे नहीं समझे, कि एक तरीके से जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना हमारे बॉडी में, इसको स्टोमेटाटा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटाटा। ये जो हमारे रंध्र होते हैं, ये रंध्र दिख रहा है जिसपे ये बाल होने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभार। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चे भी उड़ते हैं पतंगों, उनको भी ऐसा लगता है उड़ रहा मैं, आज मैं ऊपर, आहा आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, पीछे देखो पीछे। ठीक है, फिर अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र मतलब अपने ही छिद्रों के सहारे, अपने ही रंध्रों के सहारे बच्चों को भी ऐसा लगता है कि वो भी
उड़ ही रहे हैं स्टिल। एक बार समझू, हाँ एक बार समझा था, देख क्या बोल रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। वो ये कहते हैं कि बच्चा जब जन्म होता है वो एकदम कोमल होता है, मुलायम होता है, कपास की तरह, रुई की तरह होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चे घूमते रहते हैं, बच्चे जब दौड़ते भागते हैं, मस्ती करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी खुद घूम के उनके पास आ रही है ना, तो कि वो इतनी दौड़ते फिरते हैं। मतलब बच्चों के बारे में बताया गया बड़ा चढ़ा के, ठीक है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, कैसे होकर दौड़ते हैं? बेसुध दौड़ते, एकदम बेसुध, कोई सुध नहीं रहती है, ना सुध रही ना कुछ रही। मोहे सुध बुध ना रही मन की, मैं तो भागू वारी वारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हरी मैं दुल्हारी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक शूली चढ़ जाए। हंसना नहीं है ना, इसको जुनून बढ़ाना है, पढ़ने का जुनून बढ़ाओ। इधर देख ले, तुम्हें क्या लगा है, सर तो एकदम रोमांटिक मूड में हो गए, इधर देख ले गधे। हाँ, तो क्या करते हैं जब वो बेसुध दौड़ते, एकदम बेसुध ही है, दौड़े जा रहे, तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजा देते, छत नरम कर देते। छत को नरम करने से मतलब बच्चे कोमल होते हैं। एक उपमा दी गई है, ठीक है, एक उपमा दी गई है बस, कि बच्चे कोमल होते, बच्चे एकदम दौड़ते है ना, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में ढोल बज रहे हो बच्चे की चिल्ला चोट से। और जब वो पेंग भर के आते हैं, पैग नहीं बोल रहा बेटा, पेंग भर के आते हैं। पेंग मतलब क्या हुआ? जब वो झूम बराबर झूम, ऐसे झूमते झूमते जब आते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे ऐसे तो होते हैं, ले चल रहे हो गया, चल रही हो गया। मेरे पास भी बच्चे जो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, जस्ट बाजू में रहते हैं कॉलोनी में। फिर वह उनका शरीर कैसा होता है? डाल की तरह लचीला वेग। मतलब डाल मतलब क्या होता है? डाली जो होती है, जो हिलती रहती है ऐसी। उनके शरीर को डाल की तरह लचीला बताया कि बच्चों का शरीर इतना ज्यादा लचीला है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने वेग से, अपनी स्पीड से अक्सर क्या करते हैं, छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बच जाते हैं। वो है ना, कि अपने ही वेग से, अपने ही स्पीड से बच जाते हैं बच्चे, है ना। उस समय गिरने से कौन बचाता है बच्चों को? रोमांचित शरीर का संकेत बचाता है। इसका क्वेश्चन भी आएगा, करवाऊंगा मैं, ठीक है। पतंगों की धुलकती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, ठीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहा है अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब अपनी खुद की, अपनी बॉडी के सहारे कह सकते हैं रंध्र को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि हुआ? पहले मेरे को एक बार हाँ करके बताओ कि यस सर, इतना एकदम क्लियर है मालिक, जल्दी बताओ। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया? सगले बच्चे बता दो। इतनी बेटा जोश लगा देता हूं मैं तुमको बताने में, समझाने में। देखो पूरी एनर्जी लगाता हूं मैं, तुम्हारा भाई पीछे नहीं हटता कभी भी। सीसी क्यों लिख रहे हो तुम लोग? पोल करवा दिया क्या मैंने? सीसी लिख रहे हो? अच्छा, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, महज कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? स्टोमेटाटा, हाँ जो भी था यार, स्टोमेटा क्या बोलते हैं, स्टोमेट। मेरी बायोलॉजी खत्म है, मेरी बायोलॉजी, मेरे को नहीं आती बायोलॉजी। स्टोमेटाटा ऐसे ही पढ़ाया करो, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा। तुम्हें दिक्कत होती है, सुगले उनको है, तुम सुगले उनको दिक्कत होती है। अब कोई डाउट आ जाए तुमको तो बताओ मुझे, हो ही नहीं सकता। स्वाद आ गया लाडले। ठीक है, स्टोमेटाटा क्या बोलते हैं? क्या उसको स्टोमेटाटा ही तो बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा बोलते हैं क्या? तुम बताओ क्या बोलते हैं? बेसुध का अर्थ क्या है? बेसुध का अर्थ मतलब होता है कि ना उनको 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 कुछ सूझ नहीं रहती। मतलब वो एक तरीके से बिना सोचे समझे कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं गिर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब उनको कुछ ध्यान नहीं रहता है। बेसुध यानी कि ध्यान ना होना, ठीक है। स्टोमेटा, अच्छा स्टोमेटा बोलते हैं क्या? स्टोमेटाटा बोल रहा हूं मैं। स्टोमेटा, ओके, स्टोमेटा बोलते हैं। हाँ भाई, थैंक यू यार, तुमने बता दिया स्टोमेटाटा। स्टोमेटाटा। ओके ओके ओके, नो इशू सर। प्यारी समझ गई, वाह प्यारी, प्यारी ऐसी समझ जाए तो मजा आ जाए। चलो प्यारी समझती रहो, चले आ जाओ छोरा छोरियों, ना जाओ। मृदंग क्या है? अरे यार तुम्हें मृदंग बढ़ाना पड़ेगा। मृदंग एक ढोलक जैसा होता है मेरे भाई, ऐसा लगता है कि दिशाओं में मृदंग बज रहे हो।
ये जब भी किसी कवि को तुम पढ़ोगे ना, उनको ये समझा करो कि वो एग्जाम्पल से कुछ समझाना चाह रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मृदंग समझाता हूं तुमको, मृदंग। मृदंग का मतलब ये देखो, ये ऐसी ढोलक होती है मृदंग, ये होती है ऐसी ढोलक। तुम देखियो कि ये मृदंग ऐसी छोटी ढोलक होती है, लंबी सी, साउथ के मूवी म्यूजिक में बजती रहती है, ठीक है। तो ये होती है मृदंग, मतलब दिशाएं को ऐसा लगता है कि चारों की चारों ओर से डिंचिक 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 ढोलक बज रहे हो। चलो आगे बढ़े, इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया। सॉन्ग गाएंगे शांति, अभी तो रुको तो सही तुम। वाह निक्को डॉन क्या सीन है, ओए होए क्या सीन है। हाँ चलो आगे बढ़ जाए। सर आज तो फुल मूड में बेटा, मैं तो रोज ही मूड में रहता हूं। चलो आगे बढ़े, देखो ये इसकी व्याख्या वगैरह आपको सब कुछ मिल रही है कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सीधा का सीधा कि कपास रुई लेकर आए हैं, अपने तीव्र पच्चा मतलब आवाज से चारों दिशाओं सुनाई पड़ती है उनको, जो वाद्य मदरंग की तरह निकलने वाली मधुर ध्वनि होती है, कि चारों दिशा से आवाज आती है ना। बच्चों का कोमल शरीर लचीला होता है, ये मैंने जो जो बोला है वो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ है, इसको स्टार्ट करते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब है लिखा है शरीर के रोए, रोए कहते हैं ना, रोए उड़ जाते हैं, मैं बोल रहा था ना रोए, होम स्टूडियो का, हाँ बेटा ठीक है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कि भाई कभी मान लो छतों किनारे से गिरने से बच गए, तो अब बच्चा क्या सोचता है कि भाई मैं तो बच गया, मुझे कोई मान नहीं सकता, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो अमर है, अमर हमें तुम नहीं, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, कि भाई साहब अब तो मैं बच गया। बच्चा तो ऐसी होता है भाई, एक बार गिरने से बच गया, अगर मान लो छत के किनारे से गिरने से बच गया, उनका डाल के तरी जो होते हैं ना लचीला वेग, उससे बच गया भैया आदमी, तो बच्चा का सोचेगा अब तो मुझे कोई मान नहीं सकता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूं, अब तो मैं अमर हो गया, अब तो अजर अमर हो गया, चिरंजीवी हो गया, हनुमान जी ने मेरे पे हाथ रख दिया, हाथ फिर गए और क्या ठीक है। तो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब और भी तेज ये भाई उत्साहित हो जाते हैं अपने घूमने के लिए, और भी तेज तेज दौड़ दौड़ के मस्ती कर करके बच्चे जो है पतंग उड़ाने चले जाते हैं। काई पोचे ढील ढील दे दे रे भैया, इस पतंग का ढील दे। आहा, समझ में मेरे बात कि भाई अब वो और भी तेज तेज घूमने लग जाते हैं, कि जगह घूमे मतलब और भी तेज तेज भगने लग जाते हैं, कि भाई सब मजे आता बच्चों को कि अब तो भाई मजे यारी आ गए, ऐसी पतंग उड़ाएंगे, ऐसी पतंग उड़ाएंगे, काट देंगे भाई पतंग को हम सारी की सारी। तो सूरज के सामने अब वो और भी, जब उनको पता चल जाता है कि ये छत के किनारे हमारा कुछ नहीं कर सकते, कि ये हम यहाँ से गिर नहीं सकते कभी भी, तो बच्चे हे पतंग उड़ाते, उड़ी उड़ी रे पतंग उड़ी उड़ी रे, आहा मजे आता भाई उसको। क्या आता है, मजे आता है, लपेट लपेट राजू लपेट लपेट। मैंने इतनी पतंग उड़ाई है, मैंने इतनी पतंग उड़ाई है भाई, मैं झोले भर भर के पतंग लेके आता था, मतलब मुझे पतंग का इतना शौक था, क्या बताऊं। मैं मेरा हाथ काट लिया करता था, टेप चिपका चिपका के हाथों से टेप चिपका चिपका के पतंग उड़ाता था, इतनी पतंग उड़ाई है फुल मांझे के साथ। जब भी पतंग करती थी काय पोचे, मतलब छत पे डीजे रखते थे, समझ रहे हो, छत होती थी, छत पे रखते थे भाई डीजे। मैं गया था अहमदाबाद, जहां पे गुजरात में सबसे ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है। अहमदाबाद में भाई लिटरली वहां की सारी कॉलोनी में लोगों क्या रखते हैं, अपने वो क्या कहते हैं, छतों पर डीजे वीजे रख के वहां पे भाई एक तरीके से पार्टी वाला माहौल बनाते हैं, और सब उड़ाते हैं भाई। 7-8 बजे तक पतंग ही पतंग उड़ाते हैं। 7-8 बजे तक क्या उड़ाते हैं बेटा, पतंग ही पतंग उड़ाते हैं, पतंग ही पतंग उड़ाते हैं, समझे। 1 मिनट रुकना बेटा यार, इसमें क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, ये चेट नहीं दिख रही, तुम्हारा लॉगिन करने दो। वेट वेट वेट, चेट नहीं दिख पा रही, वेट मेरे बच्चा पार्टी, वेट, क्या हो गया इसको, हो जा रे कलुआ कालू 1632 1632 आ गया ओटीपी, ठीक है चलो ठीक है, लॉगिन कर लिए मैंने वापस से। अरे होम स्टूडियो ना बेटा, तो सारा काम मेरे को करना पड़ता है, पीपीटी मेरे को लगानी पड़ती है, अगर मान लो वहां पे लॉग आउट हो गया तो लॉग आउट मुझे करना पड़ता है। देखो मेरे बाल दिख रहे होंगे है ना तुमको, मैं वहीं सामने स्क्रीन है मेरी, तो बाल दिख रहे होंगे मेरे, दिख रहा है ना ठीक है समझ गए, तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है। चलो क्लियर हो गया मेरे भाई। थर्ड वाला बुक में नहीं है, अरे हे बेटा थर्ड वाला बुक में, उसको थर्ड वाले को बुक से बांट दिया गया है, वो उसके साथ ही बांट दिया गया है। न्यू ऐप लॉन्च करना पड़ेगा अलग, सर को क्यों करना पड़ेगा,
सर आप जिंजी हो क्या? नहीं। निक्कू भैया गाने ज्यादा ही सुनते हैं। अच्छा खुशी, आपको अच्छे नहीं लगते बेटा? सर मुझे पतंग उड़ाने आती। क्या बात है गुरप्रीत, वेरी नाइस। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? गाइस प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड से यस क्लियर। ये मैं तो कोई व्याख्या दे दी है, व्याख्या करनी है बेटा। वाक्य में काव्य सौंदर्य भी लिख के आना पड़ता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जब भी ऐसा साथ साथ लिखा जाए तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अलंकार की वीडियो मेरे इंस्टा पे बहुत जल्दी आने वाली है। चलिए अब देखो, यहां मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो भर भर के दिए और ऐसे क्वेश्चन दिए कि बस इनमें से आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन लो भाई, हाँ शरद क्या बजा रहा है बताओ? शरद क्या बजा रहा है? बाजा, ढोलक या घंटी? बताओ, साइकिल पे बैठा हुआ था ना वो, बताओ क्या बजा रहा है, जल्दी बताओ। आपके स्टूडियो का टूर दूं क्या? ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे टूर दे दूंगा या इंस्टाग्राम पे दे दूंगा मेरे, ठीक है। एक स्टूडियो का टूर दे देंगे अपन, स्टूडियो टूर दे देंगे। जरूरत नहीं है तारों की, जरूरत नहीं है यारों की, एक आप जैसा टीचर चाहिए जो पार लगा दे नैया हजारों की। ब्रावो, क्या बात है मेरे भाई, लव यू यार, क्या मस्त बात बोली है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी नाइस। जेठालाल बन गए हो तुम भी। गबरी कह रही कि सर पीपीटी से देखकर तो हम भी पढ़ लेंगे। तो बेटा पढ़ो ना, फिर पढ़ो, पीपीटी से देख के पढ़ना है तो पढ़ो, क्यों आलस कर रहे हो, पढ़ो। चलिए, घंटी बजेगी जिंगल जिंगल, ओके। ए इज राइट आंसर, 66% बच्चे। ढोलक नहीं बजा रहा बेटा, ढोलक मृदंग अलग बज रही थी। चलो ये बताओ, ये तो बता ही दो यार, इसको कौन है कवि? करो भाई, इस पे 99% सही है। तुम में दम अगर है, तुम में दम अगर तो करके दिखाओ से 99% सही। सर आप जंतर मंतर नहीं गए? यार देखो, जंतर मंतर में अभी जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर तुमको पढ़ाएगा कौन। मैं बिल्कुल इस प्रोटेस्ट के समर्थन हूं, पूरा पूरा समर्थन हूं, समर्थन करता हूं, समर्थक हूं मैं इस प्रोटेस्ट का। बट वहां अभी चीजें बहुत ज्यादा खराब है। डियर अलग सर हमारे जो हैं वो भी गए हैं वहां पर, क्या बयान दिया उन्होंने, बहुत सही चीज दी है। और यही चाहते हैं हम कि भाई कोई भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी प्रकार की बेदर्दी ना हो, बेरहमी ना हो, उनको बड़ा ही बर्बरता के साथ जो मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, वी डोंट सपोर्ट दैट। और हम ये चाहते हैं भाई, हमें किसी सरकार से, किसी किसी के रिजिग्नेशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, हमें सिर्फ ये मतलब है कि बच्चों के साथ बुरा ना हो। जो बच्चों को एंटी टेररिस्ट बुलाया जा रहा है, कहीं क्या क्या बुलाया जा रहा है बच्चों को, वो चीज ना बोली जाए। वो इन्हीं के तरफ से भेजे गए थे लोगों जो टेररिस्ट का काम कर रहे थे। बट यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे, सब एजुकेटेड बच्चे, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, बहुत गलत हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं यार कि बस किसी भी तरीके से ये चीजों को, बच्चों को कोई भी उन पे लीगल स्टडी, लीगल केस ना हो, ताकि इस चीज से किसी बच्चे को जेल में ना डाला जाए। मेरी भी सरकार से एक ही गुहार है कि इस चीज में बच्चों को जेल में ना डाला जाए, बच्चों पे कोई लीगल एक्शन ना चलाया जाए, क्योंकि सिर्फ एक गलत एक्शन से बच्चों का पूरा जीवन खराब हो सकता है। जब एफआईआर का रिकॉर्ड आपकी हिस्ट्री में आता है, कोर्ट कचहरी मतलब आपकी जब थाने की हिस्ट्री में आता है, तो आपका हर जगह जॉब करना मुश्किल हो जाता है। आप एक तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंतर्गत वो उस रिकॉर्ड में आ जाते हो। तो आप भी ध्यान रखें, कभी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें थाने में चल जाओ, या कुछ भी मारपीट के चक्कर में तुम थाने में चल गए, एक एफआईआर तुम्हारे खिलाफ दर्ज हो गई, अगर तुम्हारा क्रिमिनल कोई से भी रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में अगर तुम्हारा नाम आ गया, तो तुम गवर्नमेंट जॉब कभी जीवन में नहीं कर सकते। प्राइवेट में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। दैट्स वाई हर कदम फूक फूक के रखो। एनसीईआरटी बेटा, हाँ थर्ड वाला बुक में नहीं है, मैं समझ गया मेरे बेटा, बुक में नहीं है, मैं समझ गया। ये उसके वो उसका ऊपर वाला ही है, इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है, ऊपर वाला ये 3 पार्ट में तोड़ दिया है। गाड़ी का चालान तो चलता है आयुषी, गाड़ी का चालान तो चलता है, गाड़ी से तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी का चालान हो गया, या फिर आपका नॉर्मल नॉर्मल जो भी होता है वो ठीक है, लेकिन ऐसा बड़ा नहीं करना है अपने को कुछ भी काम की भाई, ठीक है। चलो, सो
इसका आंसर क्या है? आलोक धनवा जी है। देखते हैं तुम में कितना दम है। ऐ नहीं, कद्दू वो सारे के सारे 87। चलो, कवि ने तेज बौछारों के साथ ही किस महीने के चले जाने की बात की है? सावन के, आषाढ़ के, अश्विन के या भादो के? अच्छे से बताना इसको, ठीक है? यहाँ मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया है तुमको पोल में, थोड़ा इसको अच्छे से बताना, जो अपने चैप्टर में था उस हिसाब से बताना। कौन गया था साथ में? जल्दीबाजी मत करना, आराम से बताना। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, इस अफ़क़ के तारे बहते हैं नजरे बहा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, मन जोगी और गंगा है ये इश्क रे। चलो, क्लियर हो गया? भादो गया, भादो। 63 मुझे पता था ए बोलोगे तुम। चलो, कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का, प्रकाश का, अंधकार का, शांति का? बताओ। सर शुभ खूब खोई है मैंने, सुध बुध खोई है मैंने। क्यों खोदी सुध बुध? हम्म सोचू के मिलनी ते बोलांगा कि तेरी तागल्ला च शायरी, वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू, मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी, इश्के दी गलिया च खोया है दिल वे, आस लगाए कि जाए तू मिलवे, कॉल तेरे मैनू आन दे सोनी, करां मैं कितने जतन सोनी, दूरों दूरों में वेखा तेनू सोने हो। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है? कहाँ तू, पतंगा या पतंग? कहाँ मैं, हो तेरा ना देरा ना देरा, हा 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 हा, ये देरा ना देरा ना देरा। वो कहता है ना बीच में कि दिल लेने दे, दिल लेने दी लालच ना बनी, जे बोलिया तू प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। वाह सर जी, क्या गाया है, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार बरसा देना। सर किसकी याद आ गई? यार मैं किसी की यादों में नहीं गाता हूँ, मैं किसी की यादों में नहीं गाता हूँ, मैं बस अपनी ही यादों में खोया रहता हूँ, अपनी ही धुन में रहता हूँ, मैं भी मेरे ही जैसा हूँ, किसी के जैसा नहीं, है ना? अगर किसी की याद आती तो मैं कैसा गाता? अगर मुझे किसी की याद आती तो मैं क्या गाता बताऊं? सुना दूं? तुम बोलोगे तो सुनाता हूँ इस आंसर देने बाद। पतंग। अरे पतंगा, देखो ये सब भोंदू है 15% बच्चे, पतंगा पढ़ लिया, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। यस यस, देखो यस यस करने लग गए। हाँ जी सर, जरूर जरूर, सुनाओ सुनाओ।
मतलब तुम लोग मतलब चाहती हो कि सुना दूं मैं? मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर किसी की याद में तड़पता हूं तो क्या बोलते हैं? हे ओ, ओ, ये जो यादें हैं सभी काटे हैं, हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ऐसे गाते हैं, किसी की याद आती है तो। समझ में ही मेरी बात? तुम बोलते सर आपको किसी की याद आ गई, अब बोलो सर किसी की याद आ गई, अब बोल के दिखाओ मुझे। एक तो इतने प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने गाता हूँ, इतना इतना लंबा आलाप लिया मैंने, जो हे इतना लंबा आलाप लिया। 8 बीट बढ़ गई सर। आगे मुझे बॉर्न टू बी सिंगर, पोस्ट टू बी टीचर, क्या बात है। काट दो भाई मेरी ली वाली खचाक करके। चलो आगे बढ़े। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा था? बिल्ली की आंख, खरगोश की आंख, बंदर की आंख, गाय की आंख? बताओ किसकी आंख की तरह सवेरा हुआ था? आज बहुत गाना गा लिए मैंने। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने सोचा सर रोने लग गया, अरे अपने को कोई रुला दे ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हुई बेटा, और हम किसी पे रो पड़े ऐसा हो नहीं सकता, कोई नहीं रुलाएगा मुझे। लव इज द वेस्ट ऑफ टाइम, करना नहीं है वेस्ट ऑफ टाइम। पा, परा 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 टा 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 टा। यार तुम लोग यार सोचो, एक मैं तुम्हारे लिए यार सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि तुम लोग क्या है कि हफ्ते में एक बार मिलते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या क्या दिमाग में तुम्हारा भरा ही रहता है। इधर को जा रहा है, कभी इधर का इधर को आ रही है, कार्बन इधर घुस गया, कार्बन उधर घुस गया। कार्बन इज अ प्ले बॉय ऑफ केमिस्ट्री, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, हर किसी के साथ। हीलियम बनो, क्या हीलियम कहते हैं ना उसको, हीलियम के साथ बॉन्ड ही बनाता। हीलियम ये ना, वो क्या है बताओ जल्दी, ऐसे बनो। तो यही मेरे को मतलब, यह भारी भारी सब्जेक्ट है भाई साहब। फिजिक्स पढ़ लो ईमानदारी की कसम, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, कहने क्या क्या हो रहा है, ये पत्ते उड़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? पत्ते उग रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है ना? इसलिए तुम्हारा भाई आता है थर्सडे के दिन की, रुको, तुम्हारा भाई जिंदा है, बीच में एक बूस्ट देने के लिए, एक कैप्सूल देने के लिए आता हूँ तुमको कि लो बेटा, अब थोड़ा अच्छे से मूड फ्रेश कर लो अपना, अच्छे से पढ़ लो। ना 1.5 घंटे के लंबे लंबे लेक्चर दे देख के मैं तुम्हारा दिल आलम समझ सकता हूँ बेटा, क्योंकि स्टूडेंट भी कभी टीचर था ना, सॉरी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, है ना? हीलियम लोयल है सर, बिल्कुल हीलियम लोयल है। आता है मुझे बेटा, मैं पीसीएम था, पीसीएम से था मैं। मैथ था मेरे पास। चलो आगे बढ़े। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये नील सी घिरी आंखें, कोई राज है उसमें घेरा, तारीफ कर। बताओ जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? कपास, पेड़, नींद या रोना, क्या लेके आते हैं बताओ? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें घेरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
चलो भाई, टाइम हो गया है अपने को। उड़ते जोन चांदे चांदे तेरे नजरत की करिए जोल सजना वे सानू को मांग रही जो करिए सजना तेरे यहाँ। आलोक धनवा की कौन सी रचना नहीं है? भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटी, दुनिया रोज बनती है, चक्रव्यूह, कौन सी नहीं है? तेन पुछ दिन सांस खींच रख देने सर आपका लेक्चर लेके मन मस्त हो जाता है, क्या बात है। मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तुम किसका नाम दोहराते हो, निक्कू भैया का? चलो, क्या आंसर है? चक्रव्यूह इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों इनकी रचना है। वेरी नाइस। आज तो पोल ही पोल करवाता हूं, तुम बहुत पोल कहते रहते हो ना। ले, अब तू दे बेटा, कितना पोल देगा। पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है? बाल सुलभ इच्छाओं का या चेष्टाओं का, या फिर प्रकृति का सुंदर युवा क्रियाकलाप का, मन की खुशी का? बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। तुमने क्या मुझे स्पॉटिफाई समझ रखा है? हैं? ये गा दो सर, ये गा दो सर, ये गा दो सर, वो गा दो सर। ईमानदारी की कसम, पढ़ भी लिया करो थोड़ा बहुत कभी जिंदगी में। बाल सुलभ इच्छाओं का ए इज द राइट आंसर। 83, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैंने पूछ लिए तुमसे, ये भी पूछ लिया है, ये भी पूछ लिया है। हाँ, ये बता दो, शरद बच्चों को कैसे बुलाता है? कैसे इशारों से? चमकीले इशारों से, लुभावने से, तिरछे इशारों से, कोई नहीं? बताओ। आज बहुत ऑप्शन सी लगाया है, सी को आपको कॉल करना पड़ेगा। गधे कौन? करेंगे, तुमको वीडियो कॉल करेंगे जब छोटा चैप्टर रहेगा ना, तब करेंगे। यू आर बेटर देन स्पॉटिफाई, वाह, लव यू यार। क्या सही साथ बात करते हो यार तुम लोग, तुमसे इम्प्रेस हो जाता हूँ मैं, हैं? लिटरली इतना अच्छा हूँ मैं। लव यू यार, बहुत सारा प्यार। स्पॉटिफाई फेल है आपके आगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू मेरा भाई। सर यू आर माई अपॉट रिवर्स एंड रिमूव ए। यू आर माई अपॉट, सर यू आर माई अपॉट, अपॉट रिवर्स, रिवर्स करूँ इसको मैं अपॉट को? रिवर्स, इसको पहले रिवर्स करूँ मैं अपॉट को? अरे, यू आर माई अपॉट, तो इस अपॉट को क्या करूँ मैं? पहले रिवर्स करूँ, फिर रिमूव ए, पहले रिवर्स करूंगा TOP, टॉप ए। अच्छा, मैं तुम्हारा टॉप ए हूं, एंड रिमूव ए, यू आर माई टॉप। अरे क्या बात है, सो क्रिएटिव भाई, क्या बात है भाई, लव यू मेरे भाई, लव यू, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या क्या सोच लेते हो तुम लोग यार, रिवर्स करके भी टॉप ए और ऐसे भी टॉप। अरे तुम भी मेरे टॉप हो भाई,
ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। चमकीले इशारों से बुला रहा है। ठीक है, चलो 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 चलो, ए इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, 81%। पे देख लेना, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं। सबसे तेज भाद हो गई, बौछार गई, रंग बिरंग पतंग को देखकर रोमांच शरीर का संगीत। देखो मैंने बताया था ना कि इसका जीवन के लय से क्या संबंध है। किसी कार्य को पूरा करने में जब मग्न हो जाते हैं तो हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है, इस प्रकार बोला है ना। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे के सारे, आप लोग बढ़िया तरीके से कर सकते हो। देखो 2026 में आ चुका है ये, कि छतों के खतरनाक किनारे से गिरने से कौन बचाता है, कौन बचाता है, उनके रोमांचित शरीर का संगीत। ये तुमको मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन आएगा, तो ये समझे अब तुम। जो भी मैं तुमको चीज एक्सप्लेन करता हूँ ना, वर्ड टू वर्ड सबसे बढ़िया करता हूँ, ये चीज ध्यान रखा करो। पूरा का पूरा चैप्टर तुमको मैंने एकदम हलवा बना के रख दिया है, ठीक है। ये वाला तुमको मूल भाव स्पष्ट, मूल भाव तो आते ही आता है, ध्यान रखना, है ना। मूल भाव सौंदर्य प्रकाश, ये तुमको दिख रहा है, ये तो आते आते हैं, क्वेश्चन 23 में भी आया है ये, देखो ठीक है। बच्चों की ओर कोई निडर हो जाते हैं, बच्चों पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। दिशाओं को मृदंग बनाने से क्या तात्पर्य है कि बच्चे उस समय उछल कूद करते हैं, शोरगुल, इधर उधर भागते रहते, दौड़ते रहते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लोगे ना जितने मैंने दिए, उससे तुम्हारा रिवीजन पूरा तगड़ा हो जाएगा। रिवीजन में तुम लोग रिवीजन जब भी करते हो, रिवीजन में इसकी व्याख्या पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर की जो है प्रैक्टिस कर लिया करो। जितनी तुम प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तुम्हारा मामला उतना सही साठ होता जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। नोट्स जो मैं देता हूँ वही वाले बनाना जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। क्लास नोट्स आपको बनाने, हैंडेड नोट्स नहीं बनाने, उससे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आना। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग शायद, हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं एक मिनट मुझे देखने दो। हम पद्य में से तो ही पढ़ेंगे वैसे तो, मेरे को जहां तक पता है पद्य में से ही पढ़ना है अपने को, परिश्रम पद्य में से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसकी एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कुछ एनसीईआरटी का तुमको बोल रहे थे, तो एनसीईआरटी दिखा देता हूँ मैं इसके तुमको। 12th है ना ये, यहाँ से देख लिया करो तुम एनसीईआरटी क्या है, बड़ी बात नहीं है। ये पापा देख लेते कुछ छूटा तो नहीं है ना इसमें एक बार, क्योंकि यार ये अभी चीज़ें चेंज हो गई है थोड़ी थोड़ी। मैं देख लेता हूँ एक बार, रुको। सेकेंड चैप्टर, आलोक धनवा, ये सब ठीक है। हाँ समझ गए। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते भी है छत को, तो ये सुनहले सूरज के सामने आते हैं अपने बेचैन पैरों के पास, ठीक है। इतना क्लियर है, तो मैंने सारा करवा दिया, बेचैन पैरों के पास, ठीक है। तो इसमें से कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तुम बोल रहे थे ना वो कि एक ही है, हाँ, तो मैंने उसको क्या किया, इसको अलग कर दिया, पद्यांश 3 में लगा दिया, बाकी ये सब एक ही है। ठीक है। जन्म से अपने साथ लेके आते हैं लचीले वेग से, है ना। तितली कितनी सारे, ये नई वाली है 26-27 की, इसको देख के चलना है तुम लोग, ठीक है। इसके सारे जो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं वो भी मैंने इसमें दे दिए हैं, है ना। ये वाला तो क्वेश्चन आंसर आप ही कर सकते हो, ये वाला मैंने इसलिए बिंब नहीं दिया, इसको तुम ही स्पष्ट कर सकते हो। ये मैंने सारे के सारे दे दिए, ये पंक्तियों को भी तुम लोग ही समझा सकते हो व्याख्या से। बाकी ये क्वेश्चंस मैंने आपको सारे के सारे दे दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, कवि परिचय भी आपका यहीं पे लिखा होता है, कवि परिचय भी आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना। यहाँ भी ध्यान रखा करो सबसे पहले कि पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, एक लंबी कविता है ना, पतंग के बहाने। यहाँ पे पूरा चीज लिखी होती, कभी बैठ के पढ़ लिया करो बेटा एनसीईआरटी, ठीक है। कभी पढ़ लिया करो एनसीईआरटी। देखो इनकी मौत का तो यहाँ भी कुछ वो लिखा नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखो जन्म ही लिखा है इन्होंने, जन्म हुआ, इनका भी मौत नहीं हुआ आलोक धनवा की। जनता का आदमी, भाग्य लड़कियां, भ्रूणों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, सम्मान पूरे दे रखे यहाँ पर। देखो यहाँ पे इन्होंने एक लिखा भी लाइन, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। समझ रहा है, बहुत प्यारे आदमी थे ये। क्लियर मेरे भाई, आई होप दिस क्लास इज सो हेल्पफुल फॉर यू मेरे भाई, अस ऑलवेज जैसे रहती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस लेक्चर, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, योर टाइम एंड योर एवरीथिंग मेरे बेटा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास भाई। जब भी आता हूँ क्लास मेरे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल होती है, एंड यस आगे भी होगी मेरे भाई। लव यू सो मच, एंड दिस इज निक्कू भैया साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज क्लास। टुडे इज 23/07 and 26. Thank you guys for making this class more effective, more lovable, just because of you. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, and why you fear when your Nikku Bhaiya is here. Okay guys, so let's see the लीडर बोर्ड। अरे भाई 10 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, ओ मोरी मैया। 10 क्वेश्चन में से मेरे भाई आप लोगों के कृष्णा काना, क्या बात है भाई, 10 में से 10। नितेश भाई 10 में से बनी पोनिया, क्या बात है मेरे भाई।
चिराग 10 में 10, आशा है, दीप्ति है, मोनिका है, द ब्राइट स्टार, साइरस, क्या बात है, सिमरन, चेतन सिंह राठौर, क्या बात है मेरे भाई, बहुत ही शानदार। आई रियली अप्रिशिएट भाई तुम लोगों